हेलो 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 एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे CUET का। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस और जैसा कि आप लोग को पता होगा पब्लिक, आज हम तीसरा वीडियो डाल रहे हैं CUET से रिलेटेड। CUET का जो एग्जामिनेशन चल रहा है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करा रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितने भी क्वेश्चंस पब्लिक करा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से आप समझिए। इसका बेसिक समझिए पब्लिक, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, सवाल बनेगा बिल्कुल NCERT लेवल का, 12th के सिलेबस से आ रहा है फिजिक्स में पब्लिक, तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ें ज़रूर। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अमरजीत कुमार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे पब्लिक। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस v फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f वर्सेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। मतलब इमेज डिस्टेंस v हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया, फोकल लेंथ f हो गया, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस से, लेंस दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, तो u और v के बीच का ग्राफ कौन होगा, ठीक है। u और v के बीच का ग्राफ कौन होगा, ये हम लोगों को ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं पब्लिक। आप सबको पता होगा ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस, और ये हो जाएगा आपका f डैश, ये हो जाएगा आपका 2f डैश, और इधर हो जाएगा आपका 2f। क्लियर है ना। तो ऑब्जेक्ट u, v और f, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, ठीक है। और हम लोगों को रिलेशन निकालना है, तो आप सबको रिलेशन पता होगा, लेंस फार्मूला जो आप जानते हैं रिलेशन u, v और f में, वो यही होता है। u, v और f में रिलेशन यही होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और हम लोगों को ग्राफ खींचना है u और v के बीच में, है ना। शायद y एक्सिस पर u है, v है, और x एक्सिस पर u है, सब में, ठीक है। मतलब इधर आपका हो गया पब्लिक, इधर ले लेना है v और इस एक्सिस पर ले लेना है u। चलिए ध्यान देना है इसमें, आपको ग्राफ कैसे खींचना है पब्लिक, थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। और अगर आपने ऑब्जेक्ट को पब्लिक माइनस इनफाइनाइट रखा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी में पब्लिक कुछ कुछ वैल्यू पुट करके हम ग्राफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, और सीखिए, बहुत अच्छा ग्राफ है ना। अगर हम लोग u का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट को अगर आपने इन्फिनिटी पर रखा तो उसका इमेज कहाँ बनता है, आप सबको पता है ना, फोकस पे, है ना। फोकस पर इमेज बने, मतलब v का जो वैल्यू होगा वो फोकस के तरफ बढ़ेगा, मतलब टेंड्स टू फोकस। जब u का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी, तो भी फोकस होगा f प्लस में। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट का वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 2f डैश माइनस 2f डैश आप बोल सकते हैं रखेंगे, तो उसका जो v होगा, v वो इमेज कहाँ बनेगा, 2f पर, मतलब 2f पर, इमेज 2f पर बनेगा। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो इमेज यहाँ पर बनता है, 2f डिस्टेंस पर है, वो भी 2f डिस्टेंस पर बनेगा। ये डिस्टेंस लिखे हैं, ये कैपिटल F जो है वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल f जो है वो 2f डैश डिस्टेंस को, ये फोकल लेंथ हो गया f डैश स्मॉल f, और ये हो जाएगा f, और ये हो जाएगा आपका 2f। स्मॉल मतलब डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट जो है वो बड़ा वाला f से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर माइनस इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आगे लाएं 2f डैश पर, तो इमेज भी 2f पर ही बनेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, f डैश माइनस f डैश मतलब नेगेटिव साइड, तो आप देख पा रहे होंगे पब्लिक, इमेज कहाँ पर बढ़ जाएगा, प्लस इन्फाइनाइट, मतलब उधर फोकस पर रखेंगे तो इन्फाइनाइट। मतलब
ये आप देख लीजिए पब्लिक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना तो इमेज डिस्टेंस इतना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना तो इमेज डिस्टेंस इतना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना तो इमेज डिस्टेंस इतना, हो गया। अब बस इसी को पॉइंट को रख करके पब्लिक बना लेना। आप देख लीजिए u का वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट, तो ऑब्वियसली माइनस इन्फाइनाइट इधर होगा और v का वैल्यू f कहीं ऊपर में होगा, मान लेते हैं f यहाँ पर है, ठीक है पब्लिक। तो ऐसे कुछ मिलेगा, मतलब ऐसे कुछ, मतलब ये f हो गया और ये इधर माइनस इन्फाइनाइट इधर हो गया, ठीक है ना। तो कहाँ पर पॉइंट मिलेगा पब्लिक, यहाँ कहीं पर पॉइंट मिलेगा, है ना। इधर उधर दमनन तक चला जाएगा। इसका वैल्यू v का वैल्यू f है और u का वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट, तो कहीं उधर जा करके दम जा करके मिलेगा, बोर्ड के पार इधर जा करके मिलेगा पब्लिक, ठीक है। ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट माइनस 2f डैश और ये 2f डैश, तो माइनस 2f डैश कहीं यहाँ 2f, यहाँ पे माइनस 2f डैश हुआ और ये f और 2f ऐसे करके कुछ मिलेगा। ये माइनस 2f डैश हो गया u का वैल्यू, तो यहाँ 2f हो गया पब्लिक, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मिलेगा आपको। और तीसरा u का वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट है, माइनस f है, u का वैल्यू माइनस f यहाँ पर, तो v का वैल्यू जा करके कहाँ मिलेगा आपको, इन्फाइनाइट पर, मतलब उधर कहीं पर मिलेगा। अब ये तीनों पॉइंट को मिलाना है, तो एक लाइन से स्ट्रेट लाइन से तो मिलेगा नहीं, कर्व ही से मिलेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ u, v एंड f। ये NCERT में है क्वेश्चन, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे पब्लिक। ये जो ग्राफ बना वो u, v और f का ग्राफ बना, ये इसमें कांटेक्ट नहीं होगा, सटेगा नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट पर जा रहा है। तो ये लाइन f है, तो ये ऐसे जा कर के सटता हुआ दिखेगा और ये भी ऐसा कुछ सटता हुआ दिखेगा, ये भी सटेगा नहीं, मतलब ये f वाला पॉइंट है, मतलब माइनस f वाला पॉइंट है, तो जा कर के इन्फिनिटी पर सटेगा, और ये वाला पॉइंट है तो भी इन्फिनिटी पर सटेगा। तो आप देख सकते हैं पब्लिक ये ग्राफ है, और बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। आप चाहें तो पब्लिक इसको अच्छे से सोच सकते हैं, आप सोचिएगा तो ये ग्राफ बनेगा। तो लेंस फार्मूला का ये ग्राफ है, ठीक है, u v के बीच का ये ग्राफ है। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर मिल रहा है 2। क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये डिफ्रैक्शन का सवाल है। आप सबको पता होगा कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है और एक सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन हो रहा है ना, ऐसे करके मिल रहा है पब्लिक, ठीक है, ऐसे कहीं जा करके मिल रहा है, ऐसे कहीं जा करके मिल रहा है, जो भी है, मतलब यहाँ सेंट्रल ब्राइट फिर डार्क, मतलब ये पूरा ब्राइट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ये स्लिट है पब्लिक, ठीक है, स्लिट है और ये स्क्रीन है। क्वेश्चन ये है, यूजिंग लाइट फ्रॉम ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स, सिंगल वेवलेंथ को मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं, टू स्टडी डिफ्रैक्शन इन ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ। सिंगल स्लिट का विड्थ दे दिया है 0.1 mm। आप मिलीमीटर को आप मीटर में रखेंगे तो 10 के पावर -3 मीटर, मिली का वैल्यू वही होता है। क्लियर। द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज मेजर्ड टू बी 5 mm। द लीनियर विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ जो है, विड्थ ऑफ लीनियर, बेटा लीनियर विड्थ का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ, ये ब्राइट है फिर डार्क है फिर डार्क है, तो ये जो दो डार्क के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, वो लीनियर विड्थ है, ठीक है। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट का जो विड्थ हुआ वो कितना हुआ, 5 mm। आप लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ mm -3 मीटर। और स्क्रीन रखा हुआ है, इस स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D बोलते हैं, और ये दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में रखेंगे तो 0.50 मीटर। तो कहता है कि लाइट का वेवलेंथ कितना यूज़ किया गया होगा। तो जस्ट ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप सेंट्रल जो मतलब कि विड्थ है सेंट्रल ब्राइट, उसका विड्थ का एक फार्मूला होता है। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, इसको हम बोल रहे हैं W, बोल दीजिए पब्लिक। इसका फार्मूला होता है 2 लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d। फार्मूला याद कर लीजिए, डिफ्रैक्शन में ये है पढ़ना पब्लिक, कि जो सेंट्रल ब्राइट है, ये सेंट्रल ब्राइट मतलब ये ब्राइट, उसको ऊपर डार्क फिर इधर डार्क, तो ये जो सेंट्रल ब्राइट है, ये सेंट्रल ब्राइट का विड्थ यही होगा 2 लैम्डा D/D, 2 लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d। ये सेंट्रल ब्राइट का
विड्थ हो गया पब्लिक, और आपको लैम्डा निकालना है। तो आप यहाँ से लैम्डा क्या निकालेंगे, देखिए ओमेगा मतलब डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल डी। विड्थ क्या हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -3, 5 इंटू 10 टू द पावर -3। स्मॉल डी मतलब ये वाला, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई 2 इंटू कैपिटल डी, और कैपिटल डी कितना हो गया पब्लिक, है ना 0.50। भैया जो सॉल्व करके आएगा उतना ही आपका मीटर, वेवलेंथ का यूनिट तो मीटर ही होता है ना, ऐसा यूनिट, ठीक है, मीटर में ही दिया हुआ भी है, तो इसका आंसर जो भी आएगा पब्लिक वो मीटर में आएगा, क्योंकि सब हम ऐसा ही सिस्टम में रखे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला आपको की कॉन्सेप्ट यही है ना, जो बादल से घेर के रखे हैं पब्लिक, यही फार्मूला है 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा वेवलेंथ जो लाइट का हमने यूज़ करा है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, और स्मॉल डी ये स्लिट का साइज़, ठीक है। ये तो ये ध्यान रखना है फार्मूला, फ्रिंज विड्थ सेंट्रल ब्राइट का यही होता है 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट, न्यू नॉट ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल विथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। मतलब ये हुआ कि एक मेटल है, ठीक है, और मेटल पर हमने लाइट इंसिडेंट करा, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। थ्रेशोल्ड मतलब होता है ना कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो, न्यू नॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो, मतलब उससे कम दीजिएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं निकलेगा। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज, नीचे का स्टेटमेंट क्या होगा, तो एक छोटा सा बात आप दिए कितना है 2 न्यू नॉट आपने इंसिडेंट करा है पब्लिक, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट के बराबर। तो आपको याद होगा एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, है ना, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में, मॉडर्न फिजिक्स का ये क्वेश्चन है और ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो जो आपने इंसिडेंट करा, देखिए बेसिकली क्या हम बताए हैं आपको याद होगा, h माइनस एच नॉट, ये फार्मूला होता है। बेसिकली ये जो लिखा है मैंने h नॉट, वो है मतलब कि वर्क फंक्शन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने में जो मिनिमम एनर्जी लगा वो है, और जो आप दे रहे हैं वो एनर्जी है h। याद रखिएगा, आपने जो इंसिडेंट करा है वो h है ना, ये न्यू बराबर 2 न्यू नॉट आपने अप्लाई करा है पब्लिक, तो जो आप दे रहे हैं वो इसका एनर्जी h है, जो निकलने में लगा वो h नॉट, इसको निकलने में इलेक्ट्रॉन को लगा उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, और बाकी जो बचता वो काइनेटिक एनर्जी में जाता है। जैसे आपने इसको 50 जूल एनर्जी दिया और 50 जूल में 20 जूल निकलने में लग गया, तो बाकी का 30 जूल इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। 50 में 20 गया वो निकलने में, और 30 बाकी जो बचा वो टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी में। तो आपने इंसिडेंट करा जिसका एनर्जी h और माइनस h नॉट, ठीक है। तो यहाँ से h कॉमन करेंगे तो न्यू माइनस क्या हो जाएगा न्यू नॉट, और न्यू बराबर फॉर्मूला न्यू का वैल्यू दिया हुआ है पब्लिक आपका 2 न्यू नॉट माइनस h नॉट, तो पब्लिक क्या बचेगा h नॉट के बराबर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो h नॉट के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ये 3। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड कैन बी h नॉट के बराबर। तो जो निकलेगा इलेक्ट्रॉन उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यही होता है, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला है, कुछ करना नहीं है ना इसमें। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पॉइंट सोर्स है कॉजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जैसे ये पॉइंट सोर्स है पब्लिक, है ना, ये पॉइंट सोर्स है लाइट का, और एक मेटल का प्लेट है, और जैसे ही लाइट इस पर पड़ रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, कि लाइट इंसिडेंट कराने से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ए पॉइंट सोर्स कॉजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम ए मेटालिक प्लेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेट, प्लेट से दूर ये जा रहा है।
द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज करेक्टली पर। अब देखिए क्या है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोर्स को ही, जैसे आप लाइट इंसिडेंट कराएं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखिए आप ये जानते होंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी, जितना ज़्यादा लाइट का इंटेंसिटी आएगा उतना ही ज़्यादा करंट आएगा, और इसका ग्राफ ऐसा होगा। अगर आप इधर करंट ले लिए, इधर इंटेंसिटी ले लिए, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ेगा। बट ये सोर्स को ही दूर लेके जा रहे हैं पब्लिक, तो सोर्स का डिस्टेंस अगर आर है तो इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप रिजल्ट याद रखिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर ये उधर जाएगा तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा पब्लिक, वैसे वैसे इंटेंसिटी का वैल्यू घटेगा। मतलब लाइट दूर जाएगा तो पब्लिक कम ही इंटेंसिटी तो इस पे आएगा ना। तो आर की स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको ग्राफ खींचना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड डिस्टेंस के बीच, तो आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और मैं आपको बता दूं कि आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ ऐसा होता है। आर स्क्वायर का मतलब आर बढ़ाने पर आई का वैल्यू डिक्रीज होगा, करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे सोर्स दूर जाएगा, जैसे जैसे सोर्स दूर जाएगा तो उस पर पड़ने वाला लाइट का इंटेंसिटी भी कमेगा पब्लिक, तो कमेगा तो इस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट 24 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट हैज de Broglie wavelength लैम्डा ऑन डबलिंग द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल de Broglie wavelength। अब इसमें क्या है, कुछ है नहीं पब्लिक, बस जस्ट de Broglie wavelength का फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उसको एक v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट करा रहे हैं। मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है v वोल्ट का, और इसमें हम एक प्रोटॉन को, प्रोटॉन मतलब प्लस ई चार्ज को हम एक्सेलरेट करा रहे हैं। ऑब्वियसली वो जाएगा उधर की तरफ, जिसका de Broglie wavelength लैम्डा है। तो कहता है कि अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 2 भी कर देंगे तो de Broglie wavelength क्या होगा। तो de Broglie wavelength के फॉर्मूला होता है h/√2m eV, h प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ द प्रोटॉन, e चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, और भी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, मतलब ये वाला पोटेंशियल। अब इसी को करा, बाकी सब सेम है, इसी को बस दोगुना कर दिए हैं। तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, h/√2m e इंटू 2v। तो आप बताइए इसका ही कितना हिस्सा है, तो 1/√2 अगर निकाल लें हम इसको तो बाकी वही तो होगा ना, √2m ev। तो लैम्डा डैश जो हो जाएगा 1/√2 इंटू लैम्डा, मतलब जो de Broglie wavelength का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा लैम्डा डैश। मतलब v को अगर 2 भी करेंगे तो λ/√2 के बराबर हो जाएगा। तो बिकम्स 4 टाइम्स, नहीं बिकम्स 4 टाइम्स नहीं, बिकम्स डबल नहीं पब्लिक। de Broglie wavelength नहीं, ठीक है, de Broglie wavelength 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब डिक्रीज कर जाएगा पब्लिक, डिक्रीजेस। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है ऐसा कुछ कि 1/√2 टाइम्स, मतलब डिक्रीजेस बाई 1/√2 टाइम्स, जो भी है घट जाएगा। नेक्स्ट, ये आइटम का सवाल है पब्लिक, और इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ट्रिकी है थोड़ा सा, बस एक रिजल्ट याद रखना आप लोग को, और वो याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन आता है इससे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज के यूनिट, मतलब काइनेटिक एनर्जी के यूनिट दिया हुआ है। तो कहता है इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा और टोटल एनर्जी क्या होगा, यही क्वेश्चन है। देखिए तीनों में रिलेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, कहीं पर भी अगर वो घूम रहा है तो उसके पास एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बता देते हैं हाफ, कुछ होगा यहाँ पे, कुछ होगा मान लेते हैं x, मतलब कुछ होगा तो हाफ x मान लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होगा -1x, और टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ दीजिए तो आएगा -1/2x। आप जोड़ लीजिए, ये रिजल्ट याद रखना आपको। काइनेटिक तो जानते हैं हाफ होगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस होगा क्योंकि एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिट में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा।
क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। Q1 पॉजिटिव है प्रोटॉन, Q2 नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन बाई आर जो भी है। और ऐसे भी फोर्स जहाँ अट्रैक्शन का हुआ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी -1x, और ये दोनों को जोड़िएगा तो इतना ही आएगा। अब आप देख लीजिए काइनेटिक दिया हुआ के आपको पी चाहिए, तो अगर ये 1/2x दिया हुआ तो इसमें क्या करेंगे कि वाला निकल जाएगा -1x, तो ऑब्वियसली काइनेटिक हाफ एक्स है, काइनेटिक हाफ एक्स है, काइनेटिक हाफ एक्स है। अगर आप इसमें पब्लिक -2 से गुना कर दीजिएगा, -2 से, तो आप इसके बराबर मिल जाएगा कि नहीं, आप गुना करिए, -2 से गुना करिएगा तो -x आ जाएगा, आ गया ना पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसमें आपको -2 से गुना करना है, -2 से गुना कर देंगे तो -2 के बराबर आ जाएगा। इसमें क्या करें कि ये वाला आ जाएगा, बस प्लस है खाली माइनस कर दीजिए, के है -k, हो गया आंसर। तो काइनेटिक अगर के दिया हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी -2k और टोटल एनर्जी -k, बस। आप ये रिजल्ट याद रखिए, ये बहुत मतलब ट्रिकी टाइप का है पब्लिक, है ना, और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। अगर आप ये रिजल्ट याद नहीं रखते हैं तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो रिजल्ट बगल में लिख लीजिए, तब आप करिए कि क्या करेंगे कि वो आ जाए। तो हमने काइनेटिक में देख लीजिए यहाँ पे हाफ एक्स है, अब इसको से हमको इसको लाना है, तो आप -2 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा। और इसका उल्टा करना है, मतलब प्लस है तो माइनस कर देना था, के का उल्टा -k, तो टोटल एनर्जी -k होगा और पोटेंशियल -2k। ऑप्शन नंबर शायद ए है ना, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत आसान क्वेश्चन, ये न्यूक्लियाई का क्वेश्चन है। कहता है कि दो अलग अलग मतलब कि एलिमेंट है, मास नंबर पब्लिक ए और बी है, तो दोनों का मास डेंसिटी का रेशियो, तो पब्लिक हर एलिमेंट का मास डेंसिटी कांस्टेंट रहता है। मास डेंसिटी किसी भी एलिमेंट का, न्यूक्लियर मास डेंसिटी 2.3 × 10⁻17 kg/m³। ये न्यूक्लियर मास डेंसिटी होता है, मास बाई वॉल्यूम करके निकालेंगे तो ये आता है वैल्यू 2.3 10⁻17 kg/m³, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे एलिमेंट के लिए सेम होता है, ये मास नंबर डिफरेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, सेम है सबके लिए, तो दोनों का रेशियो 1:1 होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा 1:1, क्योंकि न्यूक्लियर मास डेंसिटी सारे एटम के लिए क्या होता है पब्लिक, सेम होता है, ओके, सारे एलिमेंट के लिए सेम होता है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, फिर से मतलब कि एटम का सवाल है पब्लिक। क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इमिटेड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्पेक्ट्रल से। आपको याद होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब आपको याद होगा पहला होता था लाइमन सीरीज, और ये मिलता था अल्ट्रावायलेट। उसके बाद आता था कहीं से दूसरा में जम करता था, उसको बोलते थे बाल्मर, और ये था विजिबल में। कहीं से भी तीसरा में जम करता था पब्लिक, तो इसको बोलते थे पैस्कन, और ये अल्ट्रावायलेट, सॉरी ये था मतलब इंफ्रारेड, ब्रैकेट पी फंड, ये भी इंफ्रारेड और ये भी इंफ्रारेड। तो भैया वेवलेंथ तो बढ़ रहा है ना, अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा वेवलेंथ विजिबल का होगा, विजिबल से ज़्यादा वेवलेंथ इसका होगा, इससे इसका, इसके तो सबसे ज़्यादा पी फंड सबसे ज़्यादा पी फंड मतलब ए। उसके बाद कौन हो गया पब्लिक, उसके बाद ब्रैकेट सी, उसके बाद कौन हो गया, उसके बाद हो गया बाल्मर मतलब बी, उसके बाद हो गया लाइमन, मतलब कि हो गया ए सी बी डी किस में, ऑप्शन नंबर 2 में। आप देख लीजिए ए सी बी डी मतलब लाइमन, बाल्मर, पैस्कन, ब्रैकेट, पी फंड। लाइमन अल्ट्रावायलेट में हम बताए होंगे पब्लिक, इसी सीरीज़ में हम बताए हैं आप लोग को क्वेश्चन, मतलब आप लोग को पिछले ही वीडियो में देख लीजिएगा। सेकंड वीडियो जो सेकंड डे का मैंने वीडियो डाला है, ये आज डे 3 है, हम थोड़ा सा लिख दें यहाँ पे, आज डे 3 है, तीसरा दिन है आज, ठीक है ना। और आप लोग इसको ज़रूर करिए। तो पब्लिक मैंने बताया था सबसे पहले आपको लिखना था पब्लिक रेडियो वेव, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ इसी का होता है, और कितना होता है मैंने बताया था 0.1 मीटर से बड़ा था नहीं,
उसके बाद मैंने बताया था माइक्रोवेव, उसके बाद बताया था 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक, फिर ये था इंफ्रारेड 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर तक, फिर था विजिबल 700 से 400 नैनोमीटर तक, विजिबल के बाद यूवी 400 से 1 मिलीमीटर 1 नैनोमीटर तक, यूवी के बाद था एक्सरे, और एक्सरे के बाद था गामा रे। देखिए दिस ऑल आर द ये मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का घटते हुए क्रम में वेवलेंथ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में पब्लिक ये था सजाना। तो ऐसे करके सबसे ज़्यादा पी फंड, इंफ्रारेड, ब्रैकेट, उसके बाद ये है ना, घटते हुए क्रम में आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन, अच्छा सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। सिलिकॉन कैन बी डॉप्ड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज डोपेंट। मतलब सिलिकॉन को अगर डॉप्ट करना है तो किसके साथ डॉप्ट करेंगे, मतलब डॉपिंग करने का मतलब उसमें इम्प्यूरिटी मिलाना। तो सिलिकॉन को किसके साथ हम लोग इम्प्यूरिटी मिलाएंगे, मतलब कौन सा इम्प्यूरिटी मिला देंगे, तो ये बन जाएगा एन टाइप। तो भैया आपको याद होगा ग्रुप 14 था, ग्रुप 15 था, ग्रुप 16 था, सॉरी ग्रुप 13 थे। 14 में 15 मिलाएंगे तो एन टाइप, और 14 में अगर हम 13 मिला देंगे तो पी टाइप। 13 मतलब 13 ग्रुप 13 वाला एलिमेंट। ग्रुप 13 में कौन कौन है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, मीडियम, थैलियम है। और ग्रुप 15 में क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये था। तो प्योर है ये। उसके बाद अगर ग्रुप 15 वाला मिला देते हैं एन टाइप, और ग्रुप 13 वाला मिला देते हैं तो पी टाइप। तो इसमें कौन कौन है, एन टाइप बनाना है तो ये वाला जो है उसमें देख लीजिए, आर्सेनिक होगा, आर्सेनिक होगा, यस सर, इंडियम नहीं होगा, फास्फोरस नहीं होगा, बोरॉन, आर्सेनिक, इंडियम, फास्फोरस, हाँ फास्फोरस सही है, मतलब आर्सेनिक और फास्फोरस, ठीक है। बोरॉन और इंडियम नहीं होगा, इसमें आता है, मतलब इसमें बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ये सब मिलाएंगे तब, तो ये तो ग्रुप 13 हो गया, पी टाइप बन जाएगा। ये कि ग्रुप 13 हो जाएगा, पी टाइप बनेगा पब्लिक। तो ये आंसर होगा ए एंड सी, ए एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर 1। एन टाइप जैसे सिंपल है, ग्रुप 14 वाला हो गया प्योर सेमीकंडक्टर, कार्बन छोड़ के, कार्बन नहीं लेना है। ग्रुप 15 मिला देंगे, ग्रुप 14 में 15 मिला देंगे पब्लिक, तो ये पी टाइप से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और 13 मिला देंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। इसको याद करना, ठीक है। नेक्स्ट इस ग्राफ को देखेंगे पब्लिक, क्या ये ग्राफ बोल रहा है, भी वर्सेस आई, मतलब अच्छा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। गिवन बिलो आर वी एंड आई ग्राफ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड मार्क्ड ए बी सी डी। अच्छा देख लीजिए कौन क्या है, पहचानने के लिए बता देते हैं पब्लिक, ऑप्शन लगता है इसमें छूट गया। ये क्वेश्चन है कि भाई कौन क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सबको पता होगा कि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, मतलब अभी मैंने बताया ना पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, एन टाइप से में ग्रुप 14 में 13 वाला मिला देंगे तो पी टाइप बनेगा, ग्रुप 14 में 15 वाला मिला देंगे तो एन टाइप बनेगा। अब पी और एन को मिलाएंगे तो पीएन जंक्शन बनेगा, दोनों तरफ मेटल लगा देंगे तो डायोड बनेगा, और सबका अलग अलग फंक्शन है, बायसिंग अलग अलग करके अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो बेसिकली अब कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप सबको बताते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है सोलर सेल को, सोलर सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फॉरवर्ड बाइस्ड, आप पी एन जंक्शन डायोड को अगर आप फॉरवर्ड बाइस्ड करेंगे, पी और एन जंक्शन है, फॉरवर्ड बाइस्ड मतलब पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव से, तो बेसिकली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है, इधर वोल्टेज इधर करंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्राफ, ये फॉरवर्ड बाइसिंग का ये ग्राफ है, आप इसको बोल सकते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग का ये ग्राफ, मतलब पीएन जंक्शन डायोड को अगर फॉरवर्ड बाइस्ड करेंगे तो उसका ये ग्राफ हो गया पब्लिक, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस्ड करेंगे तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में पब्लिक ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है पब्लिक, यहाँ पे जो मतलब रिवर्स बाइस आ रहा है, जेनर वोल्टेज इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये जेनर डायोड का ग्राफ है। जेनर डायोड मतलब होता है मतलब रिवर्स बाइस करेंगे ना तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा। तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है जेनर डायोड का, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें पता नहीं क्या है, ऑप्शन छूट गया पब्लिक, इसमें पता नहीं चल रहा है कि क्या क्वेश्चन होगा,
लेकिन कुछ ऐसा ही होगा कि भाई कौन क्या है रीअरेंज करने के लिए दे सकता है आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जेनर डायोड, ये हो गया फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मतलब पहचानने के लिए ही देगा आपको, ठीक है ना। पता नहीं क्वेश्चन क्या था, पूरा लिखा हुआ भी नहीं है। अच्छा हाँ, एक और है ना इसमें, ये फोटो डायोड का ये ग्राफ है, ये फोटो डायोड का ये ग्राफ है। इस तरह से जो ग्राफ आता है ना, फोटो डायोड का ग्राफ आता है, ये फोटो डायोड का ये ग्राफ आता है। तो रीअरेंज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। फोटो डायोड है, ये सोलर सेल का ग्राफ हो गया, जेनर डायोड हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग। मतलब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा ग्राफ। ये फोटो डायोड का हो गया है ना, ये रिवर्स बायसिंग में काम करेगा। और ये जेनर डायोड भी ऐसा कुछ, ये सोलर सेल का ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट का है, 12th क्लास में ही। क्वेश्चन ये है कि एक वायर है, वो करंट आई फ्लो कर रहा है पब्लिक बेंड एज सोन इन फिगर। कुछ ऐसा है तार, स्ट्रेट कर्व स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट कर्व स्ट्रेट, ठीक है। तो प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड बी दैट इमर्जेज नॉर्मली आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द फिगर द फोर्स ऑन दिस वायर। अच्छा, इस वायर पे फोर्स निकालना है, मतलब सिंपल भाषा में आप कह लीजिए कि ये करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। तो करंट कैरिंग वायर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जो फोर्स लगता है, फोर्स जो लगता है वो लगता है आई एल क्रॉस बी। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है, आई एल क्रॉस बी, ठीक है, आई एल क्रॉस बी। तो करंट कितना हो जाएगा, जो भी है आई है, लेंथ, लेंथ इसका कितना हो जाएगा आर पाई आर, लेंथ हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा बेटा आर प्लस इसका लेंथ कितना हो जाएगा पाई आर प्लस आर। नहीं, इसका लेंथ पूरा पाई आर ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, हाँ पाई आर होगा, 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं 2 आर प्लस पाई आर, मतलब आर कॉमन करेंगे तो 2 प्लस पाई के बराबर, ठीक है। ये लेंथ हो गया, तो लेंथ के जगह पर रखेंगे आर इंटू 2 प्लस पाई, और जो लेंथ है उसका डायरेक्शन, अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं पब्लिक। उस करंट का डायरेक्शन इधर आई कैप की तरफ दिया हुआ, आई कैप आप ले लीजिए, डायरेक्शन लेना होगा बिकॉज आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना। और क्रॉस बी, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ओ भी बाहर है, मतलब आप बाहर, मतलब माइनस के कैप बाहर, डॉट मीन्स होता है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पब्लिक तो आ जाएगा आई आर 2 प्लस पाई, 2 प्लस पाई इंटू बी, और आई क्रॉस के, आई क्रॉस माइनस के, मतलब माइनस तो होगा ही, और आई क्रॉस के क्या होता है, देखिए पब्लिक, आई है, जे है और ये के है, तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस से होगा। आई क्रॉस के क्या होगा, सॉरी जे होगा, आई क्रॉस के क्या होगा पब्लिक, आई से जे के तरफ हटाए, देखिए ऐसे होगा, आई जे के आई जे, लेकिन आई क्रॉस के है ना, आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के है, अच्छा सॉरी, के प्लस में है, प्लस में क्यों है, बाहर के तरफ, और बाहर वाला प्लस के है ना, ये माइनस नहीं है। अब क्या हो जाएगा, मतलब सबको मल्टीप्लाई कर दे, 2r 2a प्लस बी हो गया। अब आई क्रॉस के निकालना है, तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे के बराबर, माइनस जे के बराबर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का ये डायरेक्शन है। तो आई आर 2 प्लस पाई बी माइनस जे कैप, माइनस जे कैप मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड किस में है, वर्टिकली डाउनवर्ड देख लीजिए। तो बी आई तो ठीक है, 2r प्लस पाई आर, हाँ ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा, देख लीजिए, आई भी है और 2r प्लस पाई आर वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बस डायरेक्ट फार्मूला और कुछ नहीं है पब्लिक, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी,
कोई भी करंट कैरिंग वायर को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा, आई एल क्रॉस बी के बराबर। तो आई मतलब है दिया हुआ, एल कितना होगा, तो पूरा लेंथ हम लोगों ने निकाल लिया। तो लेंथ का डायरेक्शन आई कैप की तरफ है तो आई कैप लिख लिया, बी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, डॉट मतलब बाहर है ना, ये इस तरह से हो गया। आई क्रॉस के माइनस जे कैप होता है, बस सिंपल। आई क्रॉस के जो है माइनस जे कैप के बराबर होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो वर्टिकली डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्टिक्स का सवाल है पब्लिक। क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज √2, मतलब एक इक्विलेटरल प्रिज्म है ऐसा कुछ, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, जबकि 60 डिग्री 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल है तो ठीक है। ए एंगल, तो कहता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ दैट, मतलब मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म के लिए क्या फार्मूला होता है, मतलब प्रिज्म फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं साइन डेल्टा मीन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ए बटा 2। देख लीजिए आप, साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाई 2 बटा साइन ए बाई 2 के बराबर। म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2। म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 साइन डेल्टा मीन मतलब निकालना है, प्लस ए 60 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, 60 बटा 2 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √2 गुने 1/2 इज इक्वल टू साइन डेल्टा मीन प्लस 60/2। यहाँ से √2 होगा, इसको लिख सकते हैं साइन 45, और साइन डेल्टा मीन प्लस 60/2 के बराबर। तो ये गया 45 दूनी का 90 बराबर डेल्टा मीन प्लस 60, तो डेल्टा मीन बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60 30 डिग्री, तो मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री के बराबर आया पब्लिक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये है क्वेश्चन, और हम समझ रहे हैं कि आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इसको कंप्लीट रखें। आज तीसरा दिन है पब्लिक, और तीनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराया है, बहुत मजबूत हो जाएगा अगर आप कंटिन्यूअसली आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसके बाद खुद से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे पब्लिक, है ना, और आने वाला एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा पब्लिक, और नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, 12th क्लास का बैचेस हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है पब्लिक, अगर किन्हीं को अगर पढ़ना होगा ऑनलाइन मोड में तो आप वहाँ पे जा कर के पढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर से विद्या क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, साइन अप करके लॉगिन करना है ना, और बहुत ही कम फी में आपको मिल जाएगा वो कोर्स, और कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी कोर्स के लिए। 11th या 12th, 11th का भी नया बैच उसमें स्टार्ट हो गया है और 12th का भी चल रहा है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।